हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेक्शन डिजिटल स्टूडियो। कल के वीडियो में हमने बात की थी खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विषय में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक तंत्र के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासनिक तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं उसके कुछ विभागों के बारे में। तो सबसे पहला विभाग है दीवाने विजारत, जो कि था वित्त विभाग। इसका जो प्रमुख था उसे वजीर कहते थे और इसका जो कार्य था वो राजस्व वसूली का था। आगे राजस्व के बारे में लिखा है, एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजस्व व्यर्थ है तथा सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभियान और यश का दूसरा स्रोत नहीं है। ये जो कथन है ये है बर्नी का। आगे है अलाउद्दीन ने दीवाने विजारत में वित्त विभाग, प्रशासन और सैन्य तीनों का उत्तरदायित्व एक साथ समावित कर दिया था। आगे है अगला विभाग दीवाने आरिज यानी कि सैन्य विभाग। इसका जो प्रमुख था वो आरिज मुमालिक था। इसका जो कार्य था वो सेना की भर्ती, वेतन, साज सज्जा और साथ ही साथ उसकी दक्षता निरीक्षण का था। आगे है अगला विभाग दीवाने इंशा। दीवाने इंशा ये जो था यह था शाही सचिवालय। इसका जो प्रमुख था वो दीवाने मुमालिक या फिर दबीर मुमालिक कहलाता था। इसके जो सचिव थे वो दबीर कहलाते थे। इनका जो कार्य था वो शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना था। इसके साथ साथ जो स्थानीय अधिकारी थे उनसे पत्र व्यवहार का कार्य भी इसी विभाग का था। अगला विभाग है दीवाने रसालत, जो कि था विदेशी विभाग या फिर विदेश मंत्रालय। इसका जो कार्य था वो पड़ोसी दरबारों को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना था और साथ ही साथ राजदूतों के साथ संपर्क स्थापित करना भी इसी का कार्य था। अगला विभाग है दीवाने रियासत। इसका जो कार्य था वो बाजार व्यवस्था नियंत्रण का था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार नियंत्रण नीति शुरू करी थी उसका देखने का जो कार्य था वो दीवाने रियासत का था। इसका जो प्रमुख था वो शहनाई मंडी कहलाता था और जो इसकी स्थापना थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की व्यवस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है उसकी न्याय व्यवस्था। तो निष्पक्ष न्याय की व्यवस्था थी उसके शासनकाल में। सर्वोच्च न्यायिक शक्ति किसके पास थी? सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान के पास थी। सदर जहां या काजी उल कुजात जो था वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। इसके अलावा कुछ नायाब काजी थे जो काजी उल कुजात के अधीन कार्य करते थे। साथ ही साथ कुछ मुफ्ती थे जो नायाब काजी की सहायता हेतु नियुक्त किए गए थे। आगे आमीर दाद नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी, जिसका कार्य था प्रभावशाली व्यक्तियों को दरबार में पेश करना। इसके अलावा छोटे शहरों और ग्रामों में मुखिया और पंचायतें भी होती थीं। आगे देखते हैं उसकी पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था। तो पुलिस विभाग का जो प्रधान था वो कोतवाल था। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो इस विभाग का मुखिया था वो अलाउल मुल्क था। इसके अलावा कोतवाल के नियंत्रण में कौन कौन आता था? तो दीवाने रियासत और साथ ही साथ सेना यानी कि जो दंड अधिकारी था वो दोनों ही इसके कंट्रोल में आते थे। इसके अलावा एक मुहत्सिब नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी, जिसका कार्य जनसाधारण के आचरण की देखरेख करना था। आगे है गुप्तचर विभाग। तो गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था उसे बरीद मुमालिक कहते थे। बरीद जो थे वो संदेश वाहक थे। अन्य सूचना दाता यानी कि जो दूसरे व्यक्ति थे या दूसरे अधिकारी थे जो सूचनाएं पहुंचाते थे उन्हें मुनाइहन या फिर मुनही कहते थे। घरों के अंदर गौण अपराधों पर भी रोक लगी हुई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति की सफलता का श्रेय उसके गुप्तचर विभाग को ही दिया जाता है। आगे है उसकी डाक व्यवस्था। तो डाक व्यवस्था के अंतर्गत डाक चौकियों की स्थापना तथा घुड़सवारों और लिपिकों की भर्ती की जाती थी। आगे है अलाउद्दीन खिलजी के सुधार। तो सबसे पहले देखते हैं सैनिक सुधार। तो सैनिक सुधारों में क्या था? अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने शक्तिशाली स्थायी सेना की स्थापना की थी। इसके अलावा उसकी सेना में 4,75,000 अश्वरोही थे। मंगोलों की तरह उसने तुमन व्यवस्था का भी प्रयोग किया था। तुमन व्यवस्था का उल्लेख जो है वो आमिर खुसरो करता है। तुमन क्या थे? तुमन 10,000 सैनिकों की टुकड़ियों को कहते थे। इसके अलावा उसने सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा भी आरंभ की थी। हुलिया लिखने से मतलब ये था कि कौन सा सैनिक
अपने सेना में भर्ती हो रहा है और युद्ध के समय पर कौन सा सैनिक आ रहा है उसकी पहचान करने के लिए उनका हुलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की थी, जिससे सैनिकों की पहचान हो सके। इसके अलावा घोड़ों को दागने की प्रथा भी शुरू की, जिससे कोई दूसरा घोड़ा युद्ध के टाइम पे ना ला सके। इसके अलावा सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत भी उसी ने की थी। निरीक्षण करके नियुक्त किए गए जो सैनिक थे उनको मुर्ततब कहा जाता था। एक घोड़े वाले सैनिक को एक अस्पा और 2 घोड़े वाले सैनिक को 2 अस्पा कहते थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना की नित्य कवायद यानी कि रैली जो परेड थी या ड्रिल थी उसको शुरू किया था, यानी कि उसकी सेना रोज़ प्रैक्टिस करती थी जिससे युद्ध के समय पर उन्हें कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को मंगोलों की भांति दशमलव प्रणाली पर संगठित करने की भी कोशिश की थी। इसके बाद देखते हैं उसके आर्थिक सुधार। वित्तीय सुधार या राजस्व सुधार में रुचि लेने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था, यानी कि बहुत से कार्य ऐसे थे जिसको इसने पहली बार किया था। इससे पहले के जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे थे उन्होंने इन कार्यों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। तो देखते हैं इसके आर्थिक सुधारों के अंतर्गत बाजार व्यवस्था के बारे में। तो इसकी जो बाजार व्यवस्था की जानकारी है वो तारीख़ फिरोज शाही जो बरनी की पुस्तक है उससे मिलती है। इसके साथ साथ आमिर खुसरो की खजानुल फुतूह से, इसामी की फुतूह उस सलातीन से, इब्न बतूता की रिहला से और इसके अलावा शेख नसरुद्दीन की खैरुल मजलिस से भी उसकी बाजार व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा बाजार नियंत्रण का जो उद्देश्य था वो राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था, ऐसा बरनी का कहना था। इसके अलावा बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत देना था, ऐसा कहना आमिर खुसरो का था। तथा साथ ही साथ चिश्ती संत नसरुद्दीन महमूद चिरागे दहलवी जिनको कहते थे उनका भी यही मानना था कि जो बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था वो आम प्रजा को राहत देना था। इसके बाद बाजार नियंत्रण जो नीति थी वो प्रगतिशील उत्पादन लागत सिद्धांत पर आधारित थी। मतलब ये कि उत्पादन लागत जिस हिसाब से होती थी उसी हिसाब से वस्तुओं का मूल्य तय किया जाता था। बाजार नियंत्रण के लिए जो अधिकारी उसने नियुक्त किए थे वो थे दीवाने रियासत, शहनाए मंडी और बरीदे मंडी। आगे देखते हैं जो व्यापारी पंजीकृत होते थे वो शहनाए मंडी के दफ्तर में व्यापारियों को पंजीकृत किया जाता था, यानी कि वो ही व्यापारी व्यापार कर सकते थे जो शहनाए मंडी के दफ्तर में पंजीकृत होते थे। वस्तुओं की दरों की एक सूची होती थी, उस सूची में जो वस्तु के रेट तय किए जाते थे उसी कीमत पर व्यापारियों को वस्तु बेचनी होती थी, उससे ऊपर की कीमत पर नहीं बेचा जा सकता था। इसके अलावा उसने राशन व्यवस्था यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी शुरुआत की थी। अकाल के समय उसने आधा मन अनाज पब्लिक को दिया था। इसके अलावा उसने काला बाजारी पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। बाजार व्यवस्था का जो न्याय किया जाता था वो सराय अदल नामक अधिकारी करता था और न्याय करते हुए शहनाए मंडी होता था। मतलब जो शहनाए मंडी नामक अधिकारी था जब वो बाजार व्यवस्था के अंतर्गत न्याय का कार्य करता था तो उसको ही सराय अदल कहते थे। विभिन्न वस्तुओं के लिए विभिन्न प्रकार के बाजार थे। तो देखते हैं कपड़े और अन्य निर्मित वस्तुओं का एक अलग बाजार था, खाद्यान्न और अनाज का एक अलग बाजार था, घोड़ों मवेशियों और दासों का एक अलग बाजार था। मूल्य निर्धारण उत्पादन लागत के आधार पर होता था, यानी कि उत्पादन में जितना खर्चा उसी हिसाब से मूल्य तय किया जाता था। जो इससे सर्वाधिक लाभ हुआ वो सैनिक वर्ग को हुआ, क्योंकि सैनिकों की जो तनख्वाह थी यानी कि नगद वेतन जो देता था, कम वेतन देता था, तो उसमें उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके इसके लिए ही वो बाजार नियंत्रण प्रणाली लेकर आया था। तो इससे जो सर्वाधिक लाभ था वो सैनिक वर्ग को ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री बताया है लेनपूल ने। अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था, ये कथन बरनी का है। आगे देखते हैं इसके राजस्व सुधार। इसने राजस्व में कौन कौन से सुधार किए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाई, यानी कि जिसको जाबिता या मसाहत कहते हैं। इसके अलावा बिस्वा को भूमि पैमाइश का पैमाना निर्धारित किया। उपज का 50% लगान या खराज वसूल किया और ये अब तक का वसूला गया सर्वाधिक लगान था, यानी कि इससे पहले के जो सुल्तान थे वो 2/3 लगान लेते थे, लेकिन इसने पूरा 50% यानी कि 1/2 लगान लिया। दीवाने मुस्तखराज नामक एक विभाग की स्थापना की जिसका कार्य था जो बकाया राजस्व है उसका संग्रहण करना। तो इसकी जो स्थापना थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। इसके अलावा सभी भूमि अनुदानों को वापस लेकर खालसा भूमि में वृद्धि की। पुराने सुल्तानों के द्वारा लोगों को जो भूमि अनुदान में दी गई थी जिससे राज्य को कोई भी कर प्राप्त नहीं होता था, ऐसी भूमि को इसने वापस लेकर उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि राज्य की भूमि होती थी जिस पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता था।
आगे देखते हैं, मुखियों और मुकद्दमों या जो जमींदार या खूत थे उनको, या साधारण किसान थे जिनको बलाहार भी कहते थे, उनके विशेषाधिकार छीन लिए गए। उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई जिसके कारण उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर में जाकर काम करना पड़ता था, ऐसा बर्नी का कथन है। खुद मुकद्दमों और चौधरी के स्थान पर कर एकत्र करने वाले नए अधिकारी जिनको आमिल तथा उनके प्रतिनिधि जिनको गुमास्ता कहा जाता था नियुक्त किए गए। अन्य अधिकारी मुत्सरिफ, कारकुन, मुंशरिक, नवसिंदा और सरहंग थे जो राजस्व वसूली का कार्य करते थे। इसके अलावा भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व वसूला गया। सर्वाधिक 50% राजस्व लिया गया। भूमि की इकाई विश्वा को माना गया। भूमापन प्रणाली मसाहत को पुनर्जीवित किया गया। 2 नवीन कर उसने लगाए, एक था घरी या फिर गड़ी कर जो घरों पर लगता था, दूसरा था चरी कर जो दुधारू पशुओं पर लगता था। आगे है, मुस्लिम व्यक्ति वस्तु के मूल्य का 5% तथा हिंदू वस्तु के मूल्य का 10% कर चुकाते थे। आगे है, जकात एक धार्मिक कर था जो मुसलमान देते थे, जो उनकी आय का 2.5% होता था। इसके अलावा जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था उनके धर्म को मानने के लिए, यानी कि जो मुस्लिम धर्म के अलावा जितने भी लोग थे उनसे जजिया लिया जाता था। इसमें महिलाएं, बच्चे, ब्राह्मण, भिखारी जजिया से मुक्त थे, यानी कि उनको जजिया कर नहीं देना होता था। आगे है खुम्स। खुम्स क्या था? लूट का माल था। अलाउद्दीन ने 4/5 राज्य को दिया तथा 1/5 भाग सैनिकों को दिया। अभी तक क्या था? इसका उल्टा होता था। अभी तक जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए थे उन्होंने जो खुम्स था उसमें से 1/5 भाग अपने पास रखा और 4/5 भाग सैनिकों को दिया था। लेकिन अलाउद्दीन ने जस्ट इसका उल्टा किया, उसने 4/5 भाग राज्य यानी कि स्वयं लिया और 1/5 सैनिकों को दिया। आगे इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको देख लेते हैं। अमीर हसन दहलवी तथा अमीर खुसरो उसके दरबार में रहते थे, यानी कि उनको उसका संरक्षण प्राप्त था। अमीर हसन को भारत का सादी कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर खुसरो को दरबारी कवि बनाया था। 1311 ईस्वी में कुतुब मीनार के पास उसने अलाई दुर्ग या अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। इसके साथ साथ उसने खुश्क सीरी का भी निर्माण कराया था। 1311 में कुतुब मीनार का विस्तार कार्य प्रारंभ किया लेकिन इसे पूरा नहीं कर सका। उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में जमैत खान मस्जिद का भी निर्माण कराया इसने। 1303 में दिल्ली में 1000 सितून भवन का निर्माण कराया। 1303 में ही श्रीनगर, जिसको दूसरी दिल्ली कहते हैं, उसका निर्माण कराया। दिल्ली में हौजे खास या फिर हौजे अलाई, जिसको हौजे तालाब भी कहते हैं, उसका निर्माण कराया। इसके बाद शमसी तालाब का निर्माण भी कराया अलाउद्दीन खिलजी ने ही। आगे देखते हैं, इसकी जो मृत्यु थी वो इस्तिका या जलोदर रोग से हुई थी, ऐसा मानना है बर्नी का। यकृत रोग से हुई थी, ऐसा आमिर खुसरो कहता है। और दारुल पीरा रोग से हुई थी, ऐसा इसामी कहता है। उसके बाद दिल्ली में जामा मस्जिद के बाहर जो उसका मकबरा है वहाँ उसे दफनाया गया। इसकी मृत्यु के बाद क्या था, जो इसका वजीर था मलिक काफूर, उसने क्या किया, शिहाबुद्दीन उमर जो झत्तेपाली का पुत्र था उसको गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसका संरक्षक बन गया। अलाई दरवाजे का जो निर्माण था वो इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा है, ऐसा मार्शल का कहना है। अलाउद्दीन खिलजी ने जैन कवि रामचंद्र सूरी को सम्मानित किया था। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में लिखा है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। आगे देखते हैं, आगे है अलाउद्दीन खिलजी को गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। आगे है अलाउद्दीन खिलजी की भूराजस्व नीति को सफल बनाने का जो श्रेय था उसके नायब वजीर सर्फकाइनी को जाता है। आगे इसके बाद बनने वाला शासक है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जो 1316 में गद्दी पर बैठता है और 1320 तक शासन करता है। तो देखते हैं अब क्या था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद आपको पता है कि अलाउद्दीन और झत्तेपाली जो देवगिरी के शासक रामचंद्र की पुत्री थी, उसकी जो संतान यानी कि शिहाबुद्दीन उमर था उसे शासक बनाया। उसे शासक बनाया किसने था? मलिक काफूर ने, और वो खुद उसका संरक्षक बन गया था। लेकिन मुबारक खिलजी जो अलाउद्दीन का दूसरा पुत्र था उसने क्या किया, काफूर को 1000 सितून के मुबारक खिलजी जिसको काफूर ने 1000 सितून के महल में कैद कर रखा था, उसने काफूर की हत्या कर दी और शिहाबुद्दीन को अंधा कर दिया और खुद सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद जो उसने उपाधि धारण की वो थी अल वासिक बिल्लाह की। इसके अलावा उसने खलीफतुल अल्लाह की उपाधि भी धारण की। इसके अलावा उसने स्वयं को खलीफा आमिरुल मोमिनीन भी घोषित किया और ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। यानी कि खलीफा के अंडर में रहने के बजाय उसने क्या किया, स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया और
दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया तथा जागीर व्यवस्था पुनः शुरू कर दी। जो भी इसके पिता के टाइम पे नियम कानून बनाए गए थे उन सबको रद्द कर दिया और पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उनको फिर से शुरू कर दिया। वह योग्य पिता की अयोग्य संतान था, ऐसा उसके बारे में कहा जाता है। वह दरबार में कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था, ऐसा बर्नी का कथन है। इसके अलावा वह कभी कभी स्त्री के कपड़े पहनकर भी दरबार में आया करता था। मुबारक हसन नाम का एक व्यक्ति था जिससे उसको बहुत ज़्यादा लगाव था और उसने उसे खुसरो खां की उपाधि दी थी। यह व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। प्रशासनिक कार्यों में भूल जाने व क्षमा करने की नीति का उसने पालन किया। मुबारक शाह बरादुओं पर कृपा दृष्टि रखता था। अब बरादू कौन थे? बरादू ऐसे हिंदू थे जो धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बन गए थे, जिनको नवीन मुस्लिम कहते थे, और जो खुसरो मलिक था वो इनका नेता था। इसने क्या किया? इसने कैदी, जो भी कैदी थे बंदी गृह में, उन सबको मुक्त कर दिया। मुबारक शाह ने देवगिरी में अलाउद्दीन के परोक्ष नियंत्रण की नीति के विपरीत प्रत्यक्ष शासन की नीति का अनुसरण किया। अब तक क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में जितने भी राज्यों पर आक्रमण किया था उनको सिर्फ अपने कंट्रोल में रखा और राजस्व लेकर वहाँ के जो शासक थे उन्हीं को वहाँ शासक रहने दिया गया। मतलब उसने डायरेक्टली जो दक्षिण के राज्य थे उनको अपने राज्य में नहीं मिलाया। लेकिन जो मुबारक शाह था उसने क्या किया? अलाउद्दीन के विपरीत नीति का अनुसरण किया और देवगिरी को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और वहाँ का जो शासक था राजा हरपाल देव, उसकी हत्या कर दी तथा देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा गया। आगे है, दक्षिण भारतीय राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का जो कार्य था वो मुबारक शाह खिलजी ने ही शुरू किया था। उसने खिज्र खां की विधवा देवल रानी से विवाह भी किया था। खिज्र खां की विधवा जो अलाउद्दीन के दूसरे बेटे खिज्र खां की पत्नी थी, उससे इसने विवाह किया। खुसरो शाह, जिसको ये बहुत पसंद करता था, उसके द्वारा ही इसकी बाद में हत्या कर दी जाती है। निज़ामुद्दीन औलिया से ये द्वेष रखता था और कहता था कि जो व्यक्ति शेख निज़ामुद्दीन का सर काटकर उसके पास लेकर आएगा उसे ये 1000 टके पुरस्कार में देगा। आगे है नसरुद्दीन खुसरो शाह जो 1320 में शासक बनता है। खिलजी वंश का अंतिम शासक इसे माना जाता है, लेकिन ये खिलजियों का दास था, मतलब उनके परिवार से संबंधित नहीं था, उनका दास था। शासक बनने वाला ये पहला भारतीय मुसलमान था। भारतीय मुसलमान मतलब यहीं का हिंदू था जो बाद में धर्म परिवर्तित करके मुस्लिम बन गया था। इसने जो उपाधि धारण की वो पैगंबर का सेनापति धारण की। इसका जो मूल नाम था वो मुबारक हसन या फिर खुसरो खां, जो इसको उपाधि दी थी मुबारक शाह खिलजी ने, वो था। इसके जो विरोधी थे उन्होंने इसके खिलाफ नारे लगाए कि ये इस्लाम का शत्रु है और इसके ज़रिए इस्लाम खतरे में है। ऐसे नारे उसके विरोधियों द्वारा लगाए गए। आगे है, खुसरो शाह ने निज़ामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका की भेंट दी। आपको पता है मुबारक शाह खिलजी खुसरो खां जो निज़ामुद्दीन औलिया थे उनसे द्वेष रखता था, जबकि इसने क्या किया? निज़ामुद्दीन औलिया को 5 लाख टका की भेंट दी। इसने भी देवल देवी से विवाह किया। दीपालपुर का जो राज्यपाल था गाजी मलिक, तुगलक वंश का संस्थापक जिसे कहते हैं, वो इसके खिलाफ था। अब क्या था? 5 सितंबर 1320 को इंद्रप्रस्थ के पास दोनों में युद्ध हुआ और गाजी मलिक विजयी हुआ। क्योंकि क्या था, एक तो ये भारतीय मुस्लिम था, जो अमीर थे वो इसको पसंद नहीं करते थे, तो इसको विरोधी अमीर थे, उन्होंने क्या किया? गाजी मलिक को अमीर सुल्तान बनने के लिए आग्रह किया, यानी कि उसको बुलाया कि आप इससे मतलब इसको हटा के यहाँ पर सुल्तान बन जाएँ। तो 5 सितंबर को दोनों के मध्य इंद्रप्रस्थ के पास युद्ध होता है, जिसमें गाजी मलिक विजयी हो जाता है और 7 सितंबर 1320 को अलाउद्दीन खिलजी का जो 1000 सितून महल था वहां पर वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है, इसकी हत्या करके, और इसी तरह तुगलक वंश की स्थापना होती है। तो इस तरह हमने देखा कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक नीतियाँ कैसी थी, उसकी बाजार व्यवस्था कैसी थी, इसके अलावा उसके बाद बनने वाले खिलजी वंश के शासक कैसे थे, उन्होंने क्या कार्य किए, साथ ही साथ खिलजी वंश के जो अंतिम शासक था उसकी हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक, जिसको जो गाजी मलिक था, उसने कैसे तुगलक वंश की स्थापना की। अगर आप इसी तरह से डिटेल में मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।